नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर के कौन सा रोड बोलेंगे इसको, मनेनगढ़ रोड, जो हमारे आप देख पा रहे हो हमारे बगल में नंगे पांव सत्याग्रह जो चलाते आ रहे हैं कई वर्षों से, अभी जानेंगे। श्री राजेश सिसोदिया जी यहाँ पे हैं हमारे साथ। आइए इनसे मिलते हैं। पहले तो इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सभी का अभिनंदन है। जी जी। मेरा नाम राजेश सिंह सिसोदिया है। जी जी। और मैं नंगे पांव सत्याग्रह की शुरुआत मैंने 1999 में की थी। जी। और 17 साल नंगे पांव रहने के बाद 2016 में एक प्रथम चरण को खत्म किए। जी। और 6-7 साल जूते पहने। फिर पुनः 6 अक्टूबर 2023 से फिर से नंगे पांव हुए। और उस समय 8 मांगे थी हमारी। 8 मांगों के साथ नंगे पांव हुए। पहला मांगे समान शिक्षा, सबको शिक्षा दो, एक सी शिक्षा दो। एक तरफ राजकुमार कॉलेज है जहाँ लात मारने की शिक्षा दी जाती है, एक तरफ सरकारी स्कूल है जहाँ लात खाने की शिक्षा दी जाती है। तो एक ही दो तरीके के छत्तीसगढ़ देखेंगे अगर शिक्षा व्यवस्था एक जैसी नहीं की गई तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं। दूसरी मांग है कि सरगुजा जिले में जो भू बंदोबस्त है 1943 के बाद आज तक नहीं हुआ है, जबकि हर 30 साल में भू राजस्व संहिता में हर 30 साल में भू बंदोबस्त होने का प्रावधान है। तो 1973 में होना था, 2003 में होना था, अब 2033 में तैयारी होनी थी, लेकिन आज तक दुर्भाग्य से एक भी नहीं हुआ है। एक भी बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसको रीसेटलमेंट बोलते हैं। और इससे भू माफिया सरगुजा में सक्रिय है। तो दूसरी मांग ये है वही कि भू बंदोबस्त करो। तीसरी मांग ये है कि राजस्व विभाग गैर जवाबदेह राजस्व विभाग को जवाबदेह बनाए, क्योंकि तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ अगर आप कलेक्टर के पास शिकायत लेके जाते हैं तो शिकायत सुनी नहीं जाती है, आपको डांट के भगा दिया जाता है। चौथी मांग ये है कि जो तत्समय के जो सरगुजिया मंत्री थे, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी थे, माननीय अमरजीत भगत जी थे, इनके निजी स्टाफों के संपत्तियों की जांच कराई जाए। चौथी मांग ये थी। पांचवी मांग ये है कि जो एक बुकर विजेता रुदंती राय है, जिसने अपनी किताब वॉकिंग विद द कॉमरेड्स में लिखा है कि पुलिस को लिखा है कि गली के कुत्ते और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को भूसा लिखा है। तो असंवैधानिक है उसके ये लेखनी, संविधान की मतलब भावना के विपरीत उन्होंने लिखनी की है, तो उनकी गिरफ्तारी हो। फिर सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि गरीबों को राजनीति में आरक्षण दो। फिर SCCL भटगांव और SCCL विश्रामपुर, SCCL आपके चिरमिरी, जितने भी SCCL हैं, यहाँ पर फर्जी नामों से, फर्जी पहचानों से हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं। उनकी बर्खास्तगी की मांग है। ये हमारी मांग है, जिनके साथ हम आगे मतलब इस चरण में आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने अपना 8 मांग बताया जिसको लेके आप नंगा पांव सत्याग्रह शुरू किए जी, और अभी तक आप हमारे सहयोगी दिखा पाएंगे कि अभी भी ये देखिए नंगे पांव ही हैं। तो अभी वर्तमान में जो है क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज और मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रथम चरण में जो था मैं पूरे समय तक नंगे पांव रहता था। जो सेकंड फेज है, दूसरा चरण है 6 अक्टूबर से, ये पत्रकार वार्ता में भी मैंने बताया था उस समय कि भाई इसमें सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, अच्छा, उम्र के चलते, स्वास्थ्य के चलते, दौड़ते समय मैं रनिंग शूज पहनता हूँ सुबह। उसके बाद फिर नंगे पांव रहता हूँ। प्रथम चरण में पूरे समय होल टाइम नंगे पांव। उस समय उम्र कम थी, अब उम्र दराज हो गए तो उम्र के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ता है। और जो आपका सवाल है कि भी आप क्या देख रहे हैं, मैं 2 चीजें देख रहा हूँ। एक तो हमारे शहर में शराब का मुद्दा गरमाया है, शराब दुकान का मुद्दा है। और दूसरी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है जो सामंतवाद, नौ सामंतवाद जिसको बोलते हैं, ये बाउंसर रखे हैं लोगों ने, ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि आपने बाउंसर के बारे में बताया, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेकाहारा हॉस्पिटल में भी बाउंसरों के द्वारा हमला किया गया था जी, पत्रकारों के ऊपर जी। और लगातार पत्रकारों के ऊपर भी जो हमले हो रहे हैं, इसमें भी क्या कहेंगे आप बताइए? लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले होने का कारण यह है कि तो जो मजीठिया आयोग है, मजीठिया आयोग की जिस दिन
सिफारिशें लागू हो जाएंगी, पत्रकारों को अच्छे वेतन मिलने लगेंगे, उस दिन कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि इस देश में क्या है कि जो बड़े दिखते हैं लोग उनको सब चाटते हैं और छोटे को काटते हैं। तो जिस दिन उस मजिस्ट्रिया कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएंगे, उस दिन पत्रकारों को कुछ होने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के अभी तक लागू नहीं, और उनको हमला किसी के ऊपर ना जाएगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी हमले हो रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग के ऊपर, क्योंकि पत्रकार भी प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, बुद्धिजीवी में आते हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग के ऊपर किसी भी तरीके का हमला जो है नाजायज है। और जैसा कि आपने बताया कि भू माफिया के बारे में बताया, वो भी जो है हमारे यहाँ पे सक्रिय रहते हैं कई, उसमें क्या कहेंगे? जी, भूमाफिया जो है हर दल में है, हर जगह है भूमाफिया, और दल भले अलग हो, भूमाफियों को दिल एक है उनके। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध, जैसे देख पा रहे होंगे आप कि वन को भी बर्बाद किया जा रहा है जी, है ना? जी। तो उस विषय में क्या आपका विचारधारा है? अवैध वन की जो बर्बादी हुई है, अवैध वन की जो वनों की अवैध कटाई हुई है, ये सबसे ज़्यादा यूपीए की सरकार ने किया है। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी केंद्र में, उन्होंने बोला वन अधिकार पट्टे देंगे, और उस पट्टे के चक्कर में वनों की तबाही ज़्यादा हुई है। ठीक है, अंबानी ने काटा, अदानी ने काटा, लोग मुद्दा बना रहे हैं इसको, लेकिन उसका भी आप एक बार अवलोकन करके देखें कि उसमें ज़्यादा पेड़ कटे या अदानी ने ज़्यादा पेड़ काटे, या अंबानी ने ज़्यादा काटे, या पावर प्लांट ने काटे। 1 एकड़ में 10 लोगों ने भी अगर वन पट्टा लिया होगा, वन अधिकार पट्टा, तो 10 एकड़ जमीन साफ करके लिया होगा। तो आप, और जब छत्तीसगढ़ बना था तो यहाँ का फॉरेस्ट कवर 52% था, 52%। आज ये 30% में जाके सिमट रहा है धीरे धीरे। तो वन अधिकार पट्टों ने ज़्यादा तबाही मचाई है इसमें। और जैसा कि आपने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था, मैंने भी देखा कि नवीन कानून जो बनाया गया है उसमें जो है जैसा मैंने देखा उसमें आपने बताया कि 5,000 की चोरी जी। और तो उसमें बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, उसको आप बताइए अपने जुबानी हमारे दर्शकों को। नवीन कानून जो बने हैं जी। ये बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। जी। 150 साल पुराने कानूनों को अलविदा कहा गया है। जी। जो इंपीरियल, जो गुलाम भारत के जी। कानून थे, भावना ये अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इन कोई भी पॉलिसी बनती, कोई भी नीति या कोई भी एक्ट बनता है, जिसको बनाने वाला ब्यूरोक्रेट होता है, अधिकारी होते हैं, और उन लोगों ने एसी कमरे बनाए हुए, और उन अधिकारियों की वेतन 2.5 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख से ऊपर के अधिकारियों ने कानून बनाया। तो उन्होंने उसमें एक चीज़ ये गलत की है कि 5,000 से कम की चोरी को चोरी नहीं मानते। अगर आप थाने जाते हैं और थाने में अगर मान लीजिए आपकी एक साइकिल गुम हो गई जिसकी कीमत 5,000 से कम है, बकरा है उसकी कीमत अगर 5,000 से कम है, तो थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो ये बहुत गलत है। सरगुजा जैसे क्षेत्र या जो भी गरीब क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र में अगर मान लीजिए किसी का मुर्गी चोरी हो रहा है, तो उस आदिवासी परिवार की तो मतलब दुनिया है मुर्गी। भले हमारे लिए मुर्गा मुर्गा हो, लेकिन उसकी तो दुनिया है। तो लोगों की दुनिया 5,000 में ही सिमट कर रह जा रही है, और उस 5,000 में पुलिस रिपोर्ट में लिख रही है। दूसरा कि जो 50,000 से कम की जो धोखाधड़ी हो रही है, उसमें पुलिस उसको आपसी लेन देन का मामला बना के रफा दफा कर दे रही है। तो ये अव्यवहारिक है थोड़ा सा। बाकी कानून तो अच्छे हैं, बाकी कानून प्रावधानों को मैं मतलब गलत नहीं मानता, लेकिन ये 2 प्रावधान बड़े ठेस पहुंचाने वाले हैं, मतलब जो यहाँ के सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए। और हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं उनको आप अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइएगा। देखिए, अभी एक मुद्दा छूट गया जो शराब वाला। बोलिए आप। जैसे शराब की आप बात किए तो मैं एक चीज़ अभी आपको, जैसे आपने कहा कि अभी कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, जैसे अभी ना आपने गांधी चौक की बात की जाए, गांधी चौक में भी प्रीमियम शराब दुकान खोला गया है, जहाँ पे मंदिर है, एसपी का घर है, एडिशनल का घर है, ठीक है, विधायक जी का घर है, संभागायुक्त मंत्री जी का पीछे घर है, कलेक्टेड है, कोर्ट है, मतलब तमाम चीजें हैं। तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा है कि इनके घरों के पास खुला है। अच्छा, इतने सालों से गंगापुर की गरीब बस्ती में खुला जी, किसी ने विरोध किया? नहीं किया। अभी लोग गांधी जी का हवाला दे रहे हैं, लोग दुर्गा मंदिर का हवाला दे रहे हैं, लोग जैसे विधायक जी के, जैसे आप तो विधायक जी का हवाला दे रहे हैं। अच्छा है वीआईपी इस जगह में खुला, वो भी तो जाने हुड़दंग क्या होता है, अगर हुड़दंग हुआ तो। और वैसे प्रीमियम की शराब है, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व
देने वाला भी आबकारी विभाग है। अब कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई स्कूल बंद करके दुकान, शराब दुकान खुली जा रही है। तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगा कि जो स्कूल है, शिक्षा विभाग रिवेन्यू टेकर डिपार्टमेंट है, मतलब वो राजस्व लेने वाला विभाग है, राजस्व को कुछ दे नहीं रहा है। आबकारी विभाग जो है राजस्व देने वाला विभाग है। तो दोनों में अंतर है। शिक्षा से, स्कूल से दुकान को कोई संबंध नहीं है, और जो भी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से प्यार करेगा वो इस शराब दुकान का समर्थन करेगा। यहाँ पर एलिट एरिया में, क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग के वीआईपी एरिया में बिल्कुल दुकान खुलनी चाहिए। हमारा तो कहना है कि शराब दुकान को पुलिस थाना परिसर में खुले, तो थाने वाले भी मॉनिटर कर सकें कि कोई नाबालिग तो दारू लेके नहीं जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में खुलना चाहिए शराब, कलेक्टर की भी जानकारी में हो कि कितने शराब की खपत है, आबकारी अधिकारी शराब को बेचे। भाई सरकारी दुकान सरकारी जगह पर रहनी चाहिए, किसके यहाँ ले जाएंगे इसको? तो यही मेरा कहना है। सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो है नंगे पांव सत्याग्रह के श्री राजेश सिंह सिसोदिया जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं इनका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं, और मेरे इस वीडियो को आप लोग 3 प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में, चाहें तो गूगल में भी आप सर्च मार सकते हैं। फेसबुक में प्रकाश गुप्ता के नाम से आईडी बनी हुई है, और मेरे वेबसाइट में। अब मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।